हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। और आपको स्टडी मटेरियल के अलावा टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 के साइंस का क्रैश कोर्स, जिस क्रैश कोर्स में 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका हम क्लास 10th लेकर आए हैं, अर्थात 10वीं क्लास को पार्ट 10 को लेकर आए हैं। इस 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया, सभी क्वेश्चंस को ले लिया गया है। हमने आपको बताया कि हम आपको इस क्रैश कोर्स में टोटल साइंस का 20 क्लास करवाएंगे, और अगर आप इन 20 क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने इसका पिछले 1 से लेकर 9 तक के क्लास को नहीं देखा है तो आप साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी 9 क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट 10 वाले क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस चीज़ का हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर पर मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पोन्स मेडुला और जो अनुमस्तिष्क है वह हमारे शरीर के पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए क्वेश्चन नया है, आप इन क्वेश्चंस को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यह क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी क्रिया जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात हमारे इच्छा के अनुरूप है। वमन, चबाना, लार आना, या फिर हृदय का धड़कना। तो लार आना, धड़कना और वमन, ये तीनों की तीनों तो ऐसी क्रिया है जो कि हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं है। लेकिन चबाना एक ऐसी क्रिया जो कि एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अर्थात हमारी इच्छा के अनुरूप है, हम जितना चाहे उतना चबा सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है यह मुकुलन द्वारा किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमानिया में? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ाया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। तो इस ऑप्शन में ईस्ट दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। और अगर यहाँ ईस्ट की जगह हाइड्रा रहता तो इसका सही आंसर हाइड्रा हो जाता। शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, या फिर इनमें सभी में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग होता है जो कि बाद में फल बन जाता है? ए परागकोश, बी वर्तिकाग्र, सी वर्तिका, या फिर डी अंडाशय? तो पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है वही भाग बाद में फल का निर्माण कर लेता है, अर्थात फल का रूप ले लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पुष्प का अंडाशय वाला भाग ही बाद में फल बनता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, स्त्री और पुरुष दोनों में, या फिर इसी में भी नहीं? तो हमने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था कि लिंग गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है वह पुरुष में तो पाया जाता है XY, और महिलाओं में पाया जाता है XX। तो महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह तो केवल और केवल XY होता है, तो यह तो पूर्ण जोड़ा नहीं है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है XY, यह पुरुषों में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, पुरुषों में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पुरुष में पाया जाता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जो मानव शरीर का सामान्य कोशिका का युग्म होता है, उन सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21 युग्म, मतलब 21 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, या फिर 46 जोड़े? तो मानव शरीर के किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं वे 23 जोड़े होते हैं, 23 युग्म होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिस समूह में केवल और केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ ही है? पुष्प, घास तथा चमड़ा, घास, लकड़ी एवं घास, फसलों के छिलके, यहाँ फलों होना चाहिए था, फलों के छिलके, केक एवं रबड़, और केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल और केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, अर्थात वह डिकम्पोज हो सकता है, वह अपघटित हो सकता है।
तो घास, लकड़ी एवं घास ही एक ऐसा समूह है जिसमें घास, लकड़ी और घास ये तीनों की तीनों जैव निम्नीकरण है। इसमें घास और पुष्प तो जैव निम्नीकरण है, लेकिन चमड़ा एक जैव अजैव निम्नीकरण हो जाता है। इसमें फलों के छिलके, केक और तो जैव निम्नीकरण है, लेकिन केक भी अजैव निम्नीकरण हो जाता है, और रबर भी, इसमें भी केक आ जाता है। तो इसमें जो समूह है, जो केवल और केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ वाला समूह है, वह घास, लकड़ी एवं घास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, लकड़ी एवं घास। नर युग्मक और मादा युग्मक के सलियन को कहते हैं, अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक का सलियन हो जाता है, मिलान हो जाता है, तो उस सलियन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, कुरण कहते हैं, परागन कहते हैं, या फिर किण्वन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के सलियन को निषेचन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हमने आपको अभी एक क्वेश्चन पहले बताया था कि जो प्रजनन विधि होता है, द्विखंडन, मुकुलन, परागन और बहुघंटन। तो मुकुलन प्रजनन विधि एक ऐसी विधि है जो कि हाइड्रा और ईस्ट में होती है, और इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो जो मुकुलन एक प्रजनन विधि है, और यह प्रजनन विधि केवल और केवल हाइड्रा और ईस्ट में होती है, आपको इस बात को याद रखना है। तो इसमें घुमा के यह पूछा गया कि हाइड्रा प्रजनन विधि, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होती है? तो मुकुलन विधि से होती है। और यहाँ ईस्ट भी होता है, ईस्ट में प्रजनन विधि किस विधि से होता है? तो ईस्ट में भी प्रजनन मुकुलन विधि से ही होता है। पराग कोश में होते हैं, जो पराग कोश होते हैं उनमें क्या होते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पराग कोश में परागकण होते होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराग कोश में परागकण होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया, सिर्फ आपको एक लाइन को याद रखना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट, अगर ईस्ट रहेगा ऑप्शन में तो आपको ईस्ट मारना है, और अगर हाइड्रा रहेगा तो हाइड्रा, दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहेगा। तो देखिए इसमें हाइड्रा नहीं है, केवल और केवल ईस्ट है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन केवल 2 चीज में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो इसमें ईस्ट दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। द्विखंडन होता है, यह देखिए अलग प्रकार का प्रजनन विधि, और पूछा जा रहा है कि यह द्विखंडन प्रजनन विधि किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लेसानिया में, या फिर इनमें सभी में। तो जो द्विखंडन होता है यह अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लेशमानिया में भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द्विखंडन इनमें सभी में होता है। फूल में नर जनन अंग होते हैं, जो फूल होते हैं उन फूलों में नर जनन अंग क्या होता है? नर जनन अंग पुंकेसर या पुमंग, अंडा, वर्तिकाल या फिर वर्तिका। तो जो फूल में नर जनन अंग होता है वह पुंकेसर या फिर पुमंग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर या पुमंग। अंडाणु निषेचित होता है, जो अंडाणु होता है वह कहाँ पर निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, या फिर अंडाशय में। तो जो अंडाणु होता है वह फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो गया, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बैंक में भी 2-3 बार रिपीट मिला है। तो जो अंडाणु निषेचित होता है वह फैलोपियन नलिका में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। शुक्राणु बनता है, यह क्वेश्चन देखिए अभी के अभी रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस क्वेश्चन को आपको और भी अच्छे से याद रखना है कि शुक्राणु कहाँ बनता है? वृष्ण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, या फिर मूत्राशय में। तो जो शुक्राणु होता है वह वृष्ण में बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृष्ण में। पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जो पुष्पी पौधे होते हैं, अर्थात वैसे पौधे जिनमें पुष्प होता है, जिनमें फूल का निर्माण होता है, तो उन सभी में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा, या फिर बीजों के द्वारा। तो पुष्पी पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वह अलैंगिक जनन फूलों के द्वारा ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फूलों द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा पौधा होता है, कौन सा पेड़ होता है जो केवल और केवल एक लिंगी का ही उदाहरण है, अर्थात यूनिसेलुलर होता है? ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, या फिर डी मटरलाम। तो पपीता एक ऐसा पादप है, एक ऐसा पेड़ है जो कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसमें केवल और केवल एक लिंगी पादप ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता। और यह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? अर्थात इन चारों के चारों इस शरीर का भाग दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव मादा तंत्र का जन्म भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या फिर डिंबवाहिनी। तो मानव मादा में जनन तंत्र में अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये तीनों भाग होते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका एक ऐसा भाग है जो कि मानव मादा में नहीं, पुरुषों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो कि एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, या फिर बकरी। तो केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो कि उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है।
पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग बाद में फल का निर्माण हो जाता है, फल बन जाता है? परागकोश, वर्तिका, वर्तिका या फिर अंडाशय? तो पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है वही भाग बाद में फल बन जाता है, फल का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ये भी चारों के चारों पुष्प का भाग दिया गया और पूछा जा रहा है। इससे पहले आपको क्वेश्चन कहा था कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का अंडाशय वाला भाग फल बनता है और कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर? तो जो पुंकेसर होता है पुष्प का भाग, यही पुंकेसर भाग बाद में परागकण बनता है, परागकण को बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुष्प का पुंकेसर भाग परागकण बनाता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जंतु है जो कि उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी? तो केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो कि एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? इन चारों में से ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि एक लिंगी पुष्प है, अर्थात एक लिंगी पादप है? यह क्वेश्चन पहले भी आया है, बस इस क्वेश्चन को पूछने का इसमें तरीका घुमा दिया गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता या फिर गुलाब? तो आपने कुछ क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है कि पपीता एक ऐसा पुष्प है, एक ऐसा पेड़ है जो कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो यही एक लिंगी पुष्प होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? जो अमीबा होता है उनमें अलैंगिक विधन किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बीजाणु जनन विधि के द्वारा या फिर इनमें से सभी विधि के द्वारा? तो जो अमीबा होता है उसमें अलैंगिक जनन विधि इन तीनों के तीनों विधियों के द्वारा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा में अलैंगिक जनन इनमें सभी विधियों के द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो गया कि फूल का ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि बाद में फल बन जाता है? तो फूल का जो अंडाशय भाग होता है वही बाद में फल में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फूल का अंडाशय वाला भाग ही बाद में फल बन जाता है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो निम्नलिखित में उभयलिंगी केंचुआ है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यह क्वेश्चन नया है। इधर 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे क्योंकि वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ज़्यादा बार रिपीट हो गए थे। क्वेश्चन बैंक में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए थे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है या फिर डी स्पर्शक पाया जाता है? तो जो हाइड्रा होता है उस हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। निम्नांकित में कौन पूर्ण रुध्वन का उदाहरण है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन है जो कि पूर्ण रुध्वन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगारिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हाइड्रा एक पूर्ण रुध्वन का ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा ही पूर्ण रुध्वन का उदाहरण है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जो पौधे होते हैं उन पौधों में जनन अंग कहाँ होता है? तना में होता है, जड़ में होता है, पुष्प में होता है या फिर फल में होता है? तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं वे पुष्पों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्प में। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? 3 प्रकार की जनन विधि और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी जनन विधि है जो कि अलैंगिक जनन विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन या फिर इनमें से सभी? तो विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन ये तीनों की तीनों विधि अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी विधियां अलैंगिक जनन की ही विधि है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? वैसा मच्छर जिसके काटने से डेंगू उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में डेंगू आ जाती है, तो वह डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? खरा जल में या खारा जल होना चाहिए था, खारा जल में, शुद्ध जल में, गंदा जल में या फिर मृदुल जल में? तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह बिल्कुल ही शुद्ध और साफ सुथरे जल में उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। वैसा शुद्ध जल जो कि छतों पर किसी बारिश के पानी से जमा हो जाता है, वैसा शुद्ध जल जो आप कूलर में यूज करते हैं, उन्हीं सभी जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर उत्पन्न होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफेलिस होता है वही मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है। तो यह भी किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इससे पहले आपने पढ़ा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर बिल्कुल साफ और शुद्ध जल में उत्पन्न होता है, लेकिन जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है। और मलेरिया उत्पन्न कौन सा मच्छर करता है? तो वह केवल और केवल एक ही मच्छर होता है, मादा एनोफिलिस। यही मच्छर के काटने से मलेरिया उत्पन्न होता है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंदा जल।
नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। अर्थात जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन हो जाता है तो उससे क्या बनता है? जायगोट, जिसको युग्मनज भी कहा जाता है, अंडाणु, शुक्राणु या फिर वीर्य। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन हो जाता है तो उसके संयोजन से जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट युग्मनज बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। जो प्लेनेरिया उसमें अलैंगिक जनन की विधि क्या है? पुंकेसर है, दल है, बाह्य दल है या फिर स्त्रीकेसर या फिर जायांग है। तो स्त्रीकेसर या जायांग एक ऐसी अलैंगिक जनन विधि है जो कि प्लेनेरिया में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि स्त्रीकेसर या जायांग है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने में, सैलून में और दाढ़ी बनाने में। यह क्वेश्चन 3 तरीकों से पूछा जाता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, सैलूनों में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर इनमें से सभी दर्पण का। तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है और वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। किसमें बाह्य निषेचन होता है? ये 4 प्रकार का जीव दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिनमें बाह्य निषेचन होता है? गाय में, मनुष्य में, मेंढक में या फिर कुत्ता में। तो मेंढक ही एक ऐसा जीव होता है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंढक। स्पाइरोगारिया में प्रजनन किस विधि से होता है? जो स्पाइरोगारिया होता है उसमें प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से, खंडन विधि से, पुनरुद्भवन विधि से या फिर बीजाणु जनन विधि से। तो स्पाइरोगारिया में जो प्रजनन विधि होती है वह खंडन विधि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पाइरोगारिया में प्रजनन किस विधि से होता है? तो वह खंडन विधि से होता है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो सल्फर परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 4 परमाणु, 6 परमाणु, 8 परमाणु या फिर 12 परमाणु। तो ग्लूकोज के भी एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 परमाणु। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया और यह हमारे 20 क्लास में से 10th क्लास था, अर्थात हमारा 10वां क्लास था। और अगर आप इन 10वें क्लास तक अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप 100% इन क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। और अगर आप सिर्फ इन V20 क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, इस साइंस क्रैश कोर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।